नमस्कार दोस्तों, साहित्य समाधान के मंच से मैं डॉक्टर रीता गौड़ आपका हार्दिक स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं। दोस्तों, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का फाइनल सिलेबस आ चुका है। तो आपके दिल की धड़कनें तो नोटिफिकेशन आने के साथ ही धड़कनी शुरू हो गई थी, बढ़ गई थी। तो अब आपको एक सबसे पहली सलाह ये है कि आप अपने हृदय की गति को नियंत्रण में रखिए, तनाव से रहित रहिए, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाली हूं कि कैसे करनी है आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी। तो चलिए शुरू करते हैं थोड़ी सी बातचीत। यहां लिख देती हूं कि कैसे करें आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी। देखिए दोस्तों, सिलेबस आप देख ही चुके हैं, आपको पता है 2 प्रश्न पत्र हैं। प्रत्येक प्रश्न पत्र 75 अंक का होगा, यानी दोनों 150 अंक के होंगे, नेगेटिव मार्किंग होगी और प्रत्येक प्रश्न पत्र में 150 प्रश्न होंगे। तो पहला जो प्रश्न पत्र है वहीं से शुरुआत करते हैं। उसमें 4 भाग हैं उस प्रश्न पत्र के। 4 भाग कौन कौन से हैं? भाषा और व्याकरण है, काव्यशास्त्र है, उसके बाद रचनाएं हैं और रचनाओं के 2 भाग हैं। इस तरह से टोटल कुल 5 इकाइयां हैं। अब आपको क्या करना है? सबसे पहले जो प्रश्न पत्र जितने भी मैंने देखे हैं और पिछला जो प्रश्न पत्र है उसी को आधार बनाकर मैं आज ये बात कर रही हूं कि जो भी प्रश्न पूछे गए हैं पिछले प्रश्न पत्र में, उनके कुछ एक प्रकार हैं। तो देखिए, सबसे पहले पूछे गए हैं तथ्यात्मक प्रश्न। जो तथ्यों पर आधारित है। भाषा में तथ्यात्मक प्रश्न है। दूसरी बात, हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित प्रश्न भी तथ्यात्मक है और कुछ एक काव्य शास्त्र के प्रश्न भी तथ्यात्मक हैं। तो ये सब तथ्यात्मक प्रश्न है। कवियों के जीवन परिचय से संबंधित प्रश्न तथ्यात्मक है, जो कि जो हैं वही उनके उत्तर रहेंगे, वे तथ्यात्मक प्रश्न हैं। दूसरी बात, दूसरे प्रश्न जो पूछे जा रहे हैं वो पूछे जा रहे हैं कवि परिचय। कवि परिचय में उनकी रचनाओं का परिचय भी आ रहा है, उनका कालक्रम भी आ रहा है और खास तौर पर यह भी पूछा जा रहा है कि कौन सी रचना की विषय वस्तु किससे संबंधित है। विशेष तौर पर रीतिकाल की जो रचनाएं हैं उनसे संबंधित प्रश्न मैंने देखे कि इस प्रकार के पूछे गए हैं कि नायिका भेद का वर्णन किस में किया गया, कौन सी रचना में किया गया, या कौन से अलंकारवादी आचार्य हैं, कौन से रसवादी आचार्य हैं। उस तरह के प्रश्न कवियों के विषय में पूछे जा रहे हैं। तो आपको कवि परिचय में उनकी रचनाओं का पूरा क्रम, उनका प्रकाशन वर्ष और उनकी जो विषय वस्तु है वो एक पंक्ति में आपको पता होनी चाहिए। वो सब आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि इसमें सुमेलित वाले प्रश्न आ रहे हैं, असंगत कथन वाले, कि कौन सा कथन असंगत है वो बताइए, ये प्रश्न आ रहे हैं। और इसके बाद प्रश्न पूछे जाते हैं रचनाओं में विषय वस्तु से संबंधित। तो देखिए दोस्तों, भाषा, काव्यशास्त्र, हिंदी साहित्य का इतिहास और व्याकरण, इसमें दोनों तरह की तकनीक इस्तेमाल करनी है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमें रटनी होंगी और कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमें समझनी होंगी। तो जो रटने की चीजें हैं, उन तथ्यों को की आप एक सूची बना लें, सारणी बना लें और 3-4 दिन तक लगातार उनको दोहराते रहें। फिर उसके बाद हफ्ते 10 दिन में एक बार कभी भी अपना एक टाइम टेबल बनाइए, एक समय सारणी बनाइए कि आपको कितने समय बाद इसको एक नजर से निकालना है। जब वे चीजें आपको कंठस्थ हो जाएंगी तो आपको उन्हें दोहराने में मुश्किल से 15 या 20 मिनट का समय लगेगा। और अपने दिन निश्चित कर लें, इस दिन मैं इस तथ्य का रिवीजन करूंगा, इस दिन मैं इसका दोहरान करूंगा। ये आपको अपना निश्चय करना पड़ेगा और घबराना बिल्कुल भी नहीं है, स्ट्रेस फ्री रहना है, तनाव से मुक्त रहना है, क्योंकि तभी आप एकाग्र अध्ययन कर पाएंगे और सकारात्मक अध्ययन तभी हो पाएगा। दूसरी बात, कवि परिचय भी तथ्यात्मक है। अब जो रचनाएं हम पढ़ेंगे, यूट्यूब पर मेरी पूरी कोशिश होगी कि हम सारी की सारी रचनाओं पर बात करें।
और जो भी रचनाएं पहले से मौजूद हैं उन पर आप अपनी पकड़ मजबूत कीजिए। काव्य शास्त्र के बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जैसे रस है, छंद है, अलंकार है, काव्य गुण है, काव्य दोष है, इन सब के वीडियोस पहले से ही यहाँ मौजूद हैं, उनको देखिए, उन पर अपनी पकड़ मजबूत कीजिए। और काव्य शास्त्र से बहुत घबराए हुए हैं आप लोग, ये मैं जानती हूँ अच्छी तरह से। काव्य शास्त्र के आप संक्षिप्त नोट्स बनाइए, बिल्कुल टू द पॉइंट नोट्स बनाइए, जिससे कि आप उसे समझ सकें अच्छी तरह से। समझना बहुत जरूरी है काव्य शास्त्र को। काव्य शास्त्र में भी जैसे भाषा और व्याकरण में रटना और समझना दोनों जरूरी होता है, उसी तरह से काव्य शास्त्र में, हिंदी साहित्य के इतिहास में, सब में उस मूल धारा को समझना और तथ्यों को रटना जरूरी होता है। तो आपको ये दोनों चीजें साथ में लेकर चलनी पड़ेंगी। मेरा सिर्फ यही सुझाव है, यही मार्गदर्शन है कि तथ्यात्मक चीजों की सारणी बनाइए, उनका दोहरान समय समय पर करते रहिए। किस प्रकार से आप उनको नियोजित करते हैं टाइम टेबल बनाकर, ये आप पर निर्भर करता है, आपका कौशल है। और जो रचनाएं हम पढ़ेंगे, जब जैसे मैं भ्रमर गीत सार से शुरू करने जा रही हूं, तो भ्रमर गीत सार का टेक्स्ट जब आप वीडियो देखें तो आपके पास उन पदों का प्रिंट होना चाहिए। केवल वीडियो में देखने से काम नहीं चलेगा, ताकि आप वहां जो अर्थ बताया जा रहा है, जो भी है, अपनी उस टेक्स्ट में जो आपके पास प्रिंट निकला हुआ है उसमें उसको लिख सकें, तो आपके लिए समझना, और जब आप लिखेंगे तो आपका एक बार दोहरान तो समझने के बाद उसी वक्त हो जाएगा। तो ये आपको तकनीक ध्यान में रखनी है, और प्रश्नों पर हम फोकस करते ही चलेंगे। रचनाओं की तरफ से तो मेरी दृष्टि में मेरा पूरा संकल्प है कि मैं आपको पूरी रचनाएं कराऊंगी, समझाऊंगी अच्छी तरह से, उससे संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या आपके सामने नहीं रहेगी, ये मैं आपसे वादा करती हूं। लेकिन अगर समय बचा तो मैं चाहूंगी कि मैं काव्य शास्त्र की भी कुछ बिंदुओं पर आपसे बात करूं जो आपको कठिन लगे, आपको मार्गदर्शन भरपूर मिले। भाषा के बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब पर हैं, हिंदी साहित्य के इतिहास के वीडियोस हैं, व्याकरण के वीडियोस हैं, उनको देखिए, उन पर अपनी पकड़ मजबूत करिए। अब घबराने का समय नहीं है, अब कमर कस के जुट जाने का समय है। तो उम्मीद करती हूं कि आप सकारात्मकता से भर उठे होंगे और अपने मन में बैठकर शांत एकाग्रचित होकर अपने अनुसार एक नई समय सारणी बनाइए, एक नया टाइम टेबल बनाइए, एक नई पाठ्य योजना बनाइए कि आपको किस तकनीक से, कौन सी रणनीति से इस परीक्षा की तैयारी करनी है, क्योंकि सफलता आपको मिलनी ही है, ये विश्वास आपके मन में होना चाहिए। चलिए अगले सत्र में मिलते हैं। नमस्कार।